नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल हिंदी जंक्शन पर मैं परवेश कुमार सिन्हा आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, आज जो है हम लोग 4.0 जो एग्ज़ाम होने वाली है, जो वैकेंसी आने वाली है, उसी का जो है तैयारी का शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले आप सभी को मेरे तरफ से कृष्ण जन्माष्टमी का बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कृष्ण जो हमारे आराध्य हैं, उनका आज का दिन ही जन्म हुआ था। तो इसी दिन से हम लोग जो है आज एक अच्छे शुरुआत करेंगे, यानी 4.0 का शुरुआत करेंगे क्लास का, और इसी प्रकार आगे बढ़ेंगे। आज का दिन शुभ है, इसलिए आज से ही हम लोग 4.0 का शुरुआत करेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बीपीएससी ट्री 4.0 टीजीटी पीजीटी यानी 6 से लेकर 12 तक जो भी हिंदी विषय की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप 6 to 8 का तैयारी कर रहे हैं या 9 to 10 का कर रहे हैं या 11 to 12 का कर रहे हैं, सभी का सिलेबस लगभग सेम है। सिलेबस नहीं जारी किया गया है, लेकिन प्रश्नों को स्तर को मैंने देखा तो एक जैसा रहेगा। तो हमें लगता है कि आपको जो है कोई भी वर्ग का तैयारी कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ये आपके लिए महत्वपूर्ण होने जा रहा है। यानी हिंदी विषय के कोई भी वर्ग का तैयारी आप कर रहे हैं बीपीएससी 4.0 का, तो उसके लिए जो है ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। ये लेक्चर 1 है, इसमें हिंदी साहित्य का कार्य विभाजन व नामकरण को देखेंगे, यानी इसमें बारीकी से हम चीज़ों को समझेंगे। और एक महत्वपूर्ण बात है कि जो चीज़ें हम देखेंगे उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण एमसीक्यू है उसको भी साथ साथ करते जाएंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछले एग्जामों में हिंदी जंक्शन का अच्छा रिकॉर्ड रहा है, सभी बच्चों ने सफलता पाया है, और हम आगे भी उम्मीद करते हैं कि इसी तरह आप लोग जो है सफल होकर बीपीएससी टीचर में अपना योगदान दें। 2.0 में लगभग 2500 स्टूडेंट ने ज्वाइनिंग किया है, 3.0 में भी अच्छे खासे स्टूडेंट ज्वाइनिंग करेंगे और 4.0 में भी ज्वाइनिंग करेंगे। आप लोगों के मेहनत के बदौलत हिंदी जंक्शन दिन प्रतिदिन आगे बढ़ता जा रहा है और आप लोगों के तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। तो आज जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जो है ग्रुप में इसे भेजें, क्योंकि हम आपके लिए बहुत समय निकाल कर वीडियो बनाते हैं तो हमें एक मोटिवेशन मिलता है। आप जब शेयर करते हैं और जो है लाइक करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच इसको पहुंचाइए। चलिए बिना देर करते हुए आज के टॉपिक को देखते हैं और बारीकी से समझते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हिंदी साहित्य का कार्य विभाजन व नामकरण, यानी इस वीडियो में हम लोग हिंदी साहित्य का जो कार्य विभाजन किया गया था और उसके जो नामकरण है उसी से संबंधित वीडियो को देखने वाले हैं। हिंदी साहित्य का कार्य विभाजन सबसे पहले देखते हैं कि किन लोगों ने कैसे कैसे कार्य विभाजन किया है। तो इस वीडियो में हम लोग यही चीज़ों को देखने वाले हैं बारीकी से और समझने वाले हैं। अगर आप 4.0 का नोट्स और प्रैक्टिस सेट पाना चाहते हैं तो हमारे नंबर 72 61 81 5307 पे 249 रुपया पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिए और व्हाट्सएप कर दीजिए स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे, तो हम इधर से नोट्स और प्रैक्टिस सेट उपलब्ध करवा देंगे। अगर आप स्टेट पेपर 2 का तैयारी कर रहे हैं तो हमारे इसी नंबर पे 199 रुपया पेमेंट करके आप नोट्स पा सकते हैं, उसका स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। और स्टेट पेपर 1 का तैयारी कर रहे हैं तो टेलीग्राम पे जो है PDF दिया गया है, वहाँ से आप देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे लिंक दिए हुए हैं, अपने सुविधा अनुसार आप स्टडी कर सकते हैं, चीज़ें को देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग बारीकी से देखते हैं। कार्य विभाजन और विभाजित साहित्य का नामकरण साहित्य के इतिहास की सबसे बड़ी समस्याएं हैं। साहित्य के नामकरण के संदर्भ में आचार्य शुक्ल कहते हैं कि, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो है नाम सबसे पहले आएगा, क्योंकि ये जो है क्वेश्चन की दृष्टि से, एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम लोगों को विद्वान बनने की आवश्यकता नहीं है, हम लोग बुद्धिमत्ता से एग्जाम को करेक्ट करेंगे। तो चीज़ें को देखेंगे। वे लिखते हैं कि सारे रचनाकार को केवल आदि, मध्य, पूर्व और उत्तर इत्यादि खंडों में आँख मूंद कर बांट देना
यह भी ना देखना कि खंड के भीतर क्या आता है क्या नहीं, किसी वृत्त संग्रह को इतिहास नहीं बना सकता। ये बात वो लिखते हैं अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य के इतिहास में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास में अपने द्वारा किए गए नामकरण के संदर्भ में लिखा है कि जिस कार्य विभाग के भीतर किसी विशेष ढंग की रचनाओं की प्रचुरता दिखाई पड़ी है वह एक अलग कार्य माना गया है और उनका नामकरण उन्हीं रचनाओं के स्वरूप के आधार पर किया गया है। यानी जिसकी महत्ता ज़्यादा थी, उपलब्धि ज़्यादा थी, यानी जिस ग्रंथ की उपलब्धता ज़्यादा थी उसी के नाम पर जो है कार्य का नाम इन्होंने रखा है। आगे भी लिखते हैं, शुक्ल जी ने नामकरण का आधार एक विशेष कार्य में विशेष ढंग की रचनाओं की प्रचुरता को आधार माना है। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों में कार्य विभाजन के लिए प्रायः 4 पद्धतियों का अवलंबन लिया गया है। अपनी पहली पद्धति के अनुसार संपूर्ण इतिहास का विभाजन 4 युग अथवा कालखंडों में किया गया है। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। ये जो है महत्वपूर्ण आपको पूछ सकता है कि इसमें जो है कर्मवाई इसको आपको सजाना है। तो सबसे पहले आदिकाल आएगा, उसके बाद भक्तिकाल, उसके बाद रीतिकाल, उसके बाद आधुनिक काल आएगा। तो ये बातें आपको ध्यान में रखना है। आगे साहित्य के कार्य विभाजन करने की पद्धतियों के अपने अपने गुण दोष हैं, परंतु यहाँ भी समन्वयात्मक दृष्टि ही श्रेयस्कर है। जैसा कि हमने पूर्व विवेचन में स्पष्ट किया है कि साहित्य के इतिहास में युग चेतना और साहित्य चेतना का अनिवार्य योग रहता है। अतः साहित्य के विभाजन में भी ऐतिहासिक कार्यक्रम और साहित्य विधा दोनों का आधार ग्रहण करना होगा। साहित्य के कथ्य अर्थात संवेद्य तत्व के विकास का निरूपण करने के लिए संपूर्ण युगों को आधार मानकर चलना होगा और उसके रूप का विकास क्रम समझने के लिए अलग अलग विधाओं को इस समन्वित पद्धति को स्वीकार कर देने पर हिंदी साहित्य का कार्य विभाजन की समस्या बहुत कुछ हल कर सकती है। यानी इन बातों से स्पष्ट होता है कि इन सब चीज़ों का अगर फॉलो किया जाए तो जो समस्या है कार्य विभाजन को सो हल किया जा सकता है। अब देखिए जॉर्ज ग्रियर्सन का जो कार्य विभाजन व नामकरण है उसको देखते हैं। यद्यपि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा की शुरुआत करसा दत्तासी से होती है, लेकिन कार्य विभाजन और नामकरण का पहला प्रयास जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने अंग्रेजी भाषा में किया था। ग्रियर्सन का कार्य विभाजन इस प्रकार है। अब देखिए यहाँ से प्रश्न इस प्रकार बनता है कि सर्वप्रथम कार्य विभाजन व नामकरण करने का प्रथम प्रयास किसने किया था? तो गर्सा दत्तासी ने किया था। इस बातों को ध्यान को में रखिएगा क्यों इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है। अब देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये चरणकाल जो सन है 700 से 1400, 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण, मलिक मोहम्मद जायसी का प्रेम काव्य, ये देखिए बीपीएससी टिरी 1 में पूछा गया है। ब्रज का कृष्ण काव्य है, ये टिरी 2 में पूछा गया है। मुगल दरबार, तुलसीदास, रीति काव्य 1580 से 1692 तक, तुलसीदास के अन्य प्रवर्ती 18वीं शताब्दी, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। तो ये 11 भागों में जो डिवाइड किया था, यहाँ से डायरेक्ट नाम पूछ लिए जाते हैं कि किस साहित्यकार ने कार्य विभाजन में कंपनी के शासन में हिंदुस्तान नामक जो है एक विभाग बनाया है। तो इस प्रकार से जो है आपका गर्सा दत्तासी का नाम आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो मिश्र बंधु का आता है। तो इनका कार्य विभाजन और नामकरण को देखते हैं। मिश्र बंधु ने अपने संपूर्ण साहित्य को 5 कालखंडों में विभाजित किया है। मिश्र बंधु के साहित्य इतिहास को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बड़ा भारी कविवृत्त संग्रह कहा है। इन्होंने अपने साहित्य इतिहास के विभाजन के लिए संबद्ध कार्य को चुना है। अब देखिए यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसके इतिहास ग्रंथ को बड़ा भारी कविवृत्त संग्रह कहा है? तो मिश्र बंधु के हो जाएगा। अब देखिए यहाँ आरंभिक काल है, तो इसको 2 भागों में विभाजित किया गया है। पूर्व आरंभिक काल जिसका 700 से 1343 विक्रम है, और उत्तर आरंभिक काल जो 1343 से 1444 विक्रम है। माध्यमिक काल है, पूर्व माध्यमिक काल जो है 1445 से 1556 विक्रम है, और प्रौढ़ माध्यमिक काल जो है 1561 से 1680 विक्रम संवत है। उसके बाद रीति काल जो है जिसको अलंकृत काल इन्होंने कहा है, तो पूर्व अलंकृत काल है जो 1681 से 1790 विक्रम संवत है, और उत्तर अलंकृत काल जो 1791 से 1889 है। उसके बाद परिवर्तन काल है 1890 से 1925 विक्रम तक, और वर्तमान काल जो 1926 से आगे तक यानी अब तक चल रहा है।
तो 5 भागों में इन्होंने विभाजित किया है, जो आपको देखना है क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं तो रामचंद्र शुक्र आते हैं। रामचंद्र शुक्र का कार्य विभाजन तो इन्होंने जो है 4 भाग में किया है। वीरगाथाकार संवत 1050 से 1375 विक्रम तक। भक्ति काल को जो है पूर्व मध्यकाल कहा है, जो 1375 से 1700 विक्रम तक। रीतिकाल जो है उत्तर मध्यकाल कहा है, 1700 से 1900 विक्रम संवत तक। और गद्यकाल यानी आधुनिक काल को 1900 से अब तक कहा है। एक बात आपको ध्यान में रखना होगा कि विक्रम संवत जो है उसमें आप 57 घटा दीजिएगा तो ईस्वी सन में आ जाएगा, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। और ईस्वी सन में 57 अगर जोड़ दीजिएगा तो विक्रम संवत आ जाएगा। उसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी आते हैं। इन्होंने भी अपने साहित्य के नामकरण व कार्य विभाजन का आधार संवत के स्थान पर पूरी सदी को माना है। देखिए आदिकाल का जो है 1000 से 1350, भक्ति काल का 1350 से 1700, रीति काल का 1700 से 1900 और आधुनिक काल का 1900 से अब तक। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा का कार्य विभाजन है, जो प्रारंभिक काल मानते हैं, जिसको 2 भाग में संधि काल और चारण काल कहते हैं। उसके बाद भक्ति काल है, उसके बाद रीति काल है, उसके बाद आधुनिक काल है। तो आप लोगों को PDF जो प्राप्त किए हैं उस डिटेल में दिया हुआ है। आप इसे 2-3 बार रिवीजन कीजिए, चीज़ों को जो है ध्यान में रखिए, क्योंकि प्रश्न जो पूछेगा तो आप इस प्रकार से आंसर कर सकते हैं। अब देखिए श्याम सुंदर दास का कार्य विभाजन है, तो इन्होंने वीरगाथा युग कहा है 1050 से 1400 संवत तक। भक्ति युग कहा है 1400 से 1600 संवत तक। और भक्ति रीति युग कहा है 1400 से 1900 तक। और नवीन विकास युग कहा है 1900 से अब तक। सभी संवत में ये दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं तो गणपति चंद्र गुप्त का आता है कार्य विभाजन व नामकरण। तो ये प्रारंभिक काल या उन्मेष काल बाद मानते हैं आदिकाल को, जो 1184 से 1350 ईस्वी तक चलता है। ये ईस्वी सन में बात करते हैं। उसके बाद पूर्व मध्यकाल या विकास काल है, जो 1350 से 1600 ईस्वी तक है। उत्तर मध्यकाल या चरमोत्कर्ष काल है 1600 से 1857 ईस्वी तक। उसके बाद आधुनिक काल है 1857 ईस्वी से आगे तक। आगे जब बढ़ते हैं तो रामखेलावन पांडे का आता है कार्य विभाजन, जो संक्रमण काल या परिवर्तन काल, संयोजन काल, संवर्धन काल, संचयन काल, संबोधित काल और संचलन काल कहते हैं। तो ये 6 भागों में डिवाइड किया है। उसके बाद रामस्वरूप चतुर्वेदी आते हैं, तो ये आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल, आधुनिक काल मानते हैं। तो ये सब का जो है समय नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ जो है पूछा जाएगा कि कितने भागों में डिवाइड किया है। यहाँ देखिए बच्चन सिंह का है, ये अपभ्रंश काल कहते हैं, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल, 4 भागों में इन्होंने भी डिवाइड किया है। आगे देखिए डॉक्टर नगेंद्र का है, जो आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल, इन्होंने भी 4 भागों में डिवाइड किया है। तो ये काल विभाजन था जिसको मैंने बताया। अब उसके जो नामकरण हैं, किसने कौन काल को क्या नाम दिया है, ये आपको यहाँ देखना है। तो हिंदी के विभिन्न विद्वानों एवं आलोचकों ने अपने अपने हिंदी साहित्य इतिहास पुस्तक में हिंदी साहित्य के विभिन्न कार्यों का नामकरण इस प्रकार किया है। आप बारी बारी से हम लोग देखेंगे, तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अंत तक बने रहिए, क्योंकि अंत में हम लोग MCQ देखने वाले हैं। तो MCQ में आपका कितना सही होता है हमें कमेंट करके बताइएगा। तो देखिए सबसे पहले आदिकाल का नामकरण है, तो जॉर्ज गिरिसन जो है चारण काल कहते हैं, मिश्र बंधु आरंभिक काल, गणपति चंद्र गुप्त जो है प्रारंभिक काल, महावीर प्रसाद द्विवेदी बीजवपन काल, रामचंद्र शुक्ल वीरगाथा काल, राहुल सांकृत्यायन सिद्ध सामंत काल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र वीर काल है, राम कुमार वर्मा जो है संधि और चारण काल, हजारी प्रसाद द्विवेदी आदिकाल कहते हैं, और रमणशंकर शुक्ल रसाल जो है जय काल कहते हैं, सुमन राजे जो है आधार काल कहते हैं, धीरेन्द्र वर्मा अपभ्रंश काल कहते हैं, और वासुदेव सिंह उद्भव काल कहते हैं। तो ये आदिकाल का नामकरण था। अब भक्ति काल का नामकरण है, जिसमें हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग जॉर्ज गिरिसन कहते हैं, लोक जागरण काल हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं भक्ति काल को, लोक जागरण काल जो है रामविलास शर्मा कहते हैं, और भक्ति काल यानी पूर्व मध्यकाल रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। तो ये बातें जो थे भक्ति काल के संबंध में था। अब जो है रीति काल को देखते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो त्रिलोचन जो है अंधकार काल कहते हैं, रामाशंकर शुक्ल रसाल जो है कलाकार कहते हैं, रामचंद्र शुक्ल जो है रीति काल कहते हैं, जॉर्ज गिरिसन भी रीति काल, मिश्र बंधु अलंकृत काल कहते हैं, और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जो है श्रृंगार काल कहते हैं। अब आधुनिक काल का जो है नामकरण देखते हैं, तो रामचंद्र शुक्ल जो है गद्य काल, मिश्र बंधु वर्तमान काल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जो है प्रेम काल कहते हैं,
और डॉक्टर कुमार वर्मा, नगेंद्र और गणपति चंद्र गुप्त जो है आधुनिक काल कहते हैं। तो यहाँ से ज़्यादा रामचंद्र शुक्ल का पूछा जाता है। तो ये जो है हम लोगों ने देखा कि हिंदी साहित्य का कार्य विभाजन और नामकरण को। अब जो है इससे संबंधित जो MCQ है उसको देखते चलते हैं। तो आप सभी को बता देना चाहता हूं कि BPSC जो है 5 विकल्पों में जो है प्रश्न पूछता है। तो आप लोग ये जो 25 MCQ है इसमें कितना सही होता है हमें कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि अब जो है क्लास स्टार्ट हो चुकी है तो रेगुलर क्लास जाती रहेगी, और प्रत्येक जो है संडे को यानी रविवार को एक प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा, और दिन जो है क्लास चलेगा। तो 9 बजे से जो है क्लास रात को चलेगा। तो आप लोग 9 बजे जो है समय निकाल करके एक समय बना लीजिए, और 9 बजे जो है मेरे चैनल पे जुड़ करके क्लास कर सकते हैं और अपने तैयारी को गति दे सकते हैं। और मेरे साथ अगर जुड़े हैं, मेरा नोट्स लिए हैं, तो अलग से कोई पुस्तक खरीदने की आवश्यकता नहीं है। मेरा नोट्स और प्रैक्टिस सेट ही आपकी तैयारी के लिए महत्वपूर्ण है, उपयोगी है। तो 80 नंबर का जो हिंदी का एग्ज़ाम होता है वो इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। आप मेरे साथ बने रहें विश्वास करके, और अपनी तैयारी को गति प्रदान करते रहें। पहला प्रश्न है, जॉर्ज ग्रेगसन ने चारणकाल यानी आदिकाल का समय कब से कब तक माना है। आपको बताना है कि जॉर्ज ग्रेगसन ने कब से कब तक माना है इसका समय। तो आप लोग ऊपर पढ़े होंगे तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि सन 700 से 1400 ईस्वी तक मानते हैं। तो इसका सही आंसर विकल्प जो है क हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। मिस्र बंधुओं ने आरंभिक काल यानी आदिकाल का समय कब से कब तक माना है, यानी मिस्र बंधुओं ने इसका समय कब से कब तक माना है। तो मिस्र बंधु जो है 700 से 744 विक्रम संवत तक मानते हैं आरंभिक काल का। तो विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, किसने हिंदी का उदय संवत 1050 ईस्वी से माना है। किसने हिंदी का उदय संवत 1050 ईस्वी से माना है, आपको बताने हैं। तो ये जो है हिंदी का उदय संवत 1050 से मानने वाले जो हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल का समय कब से कब तक माना है। रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल का समय कब से कब तक माना है, आपको बताना है। तो भक्ति काल का ये जो समय है वो 1375 से 1700 विक्रम संवत तक मानते हैं, यानी विकल्प ग सही हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय कब से कब माना है। रीतिकाल का समय कब से कब तक माना है, तो 1700 से 1900 विक्रम संवत तक माना है, यानी विकल्प क सही हो जाएगा। तो इस तरीक़ा से देखिए प्रश्न पूछता है। तो आप जो प्रश्नों को देखिए, समझिए, और 5 विकल्प जो है उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से नहीं। तो ये जो है बहुत फंसाने वाला रहता है। तो आप लोग एग्ज़ाम हॉल में जाइएगा तो समझ बूझ कर जो है आंसर कीजिएगा, क्योंकि जानते हुए भी प्रश्न जो है गलत हो जाते हैं। तो आप लोग अच्छे से पढ़िए, समझिए, उसके बाद आंसर कीजिएगा। छठा प्रश्न है, किसने आधुनिक काल को गद्यकाल कहा है। तो गद्यकाल कहने वाले रामचंद्र शुक्ल हैं। तो विकल्प क सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल का समय कब से कब तक माना है। तो आदिकाल का समय इन्होंने कब से कब तक माना है, आपको बताना है। तो 1000 से 1350 विक्रम संवत तक माना है। विकल्प क सही हो जाएगा। देखते हैं आगे प्रश्न क्या कहता है, मिस्र बंधुओं ने अलंकृत काल यानी रीतिकाल का समय कब से कब तक माना है। मिस्र बंधुओं ने कब से कब तक माना है। तो 1681 से 1889 विक्रम संवत तक माना है, यानी विकल्प ख सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह ने भक्ति काल का समय कब से कब तक माना है। तो डॉक्टर बच्चन सिंह ने भक्ति काल का समय 1400 से 1650 ईस्वी तक माना है। विकल्प ग सही हो जाएगा। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं, गणपति चंद्र गुप्त ने प्रारंभिक काल यानी आदिकाल का समय कब से कब तक माना है। तो 1184 से 1350 ईस्वी तक माना है। विकल्प ख सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, आदिकाल को आदिकाल किसने कहा है। आपको बताना है कि आदिकाल को आदिकाल किसने कहा है। तो आदिकाल को आदिकाल कहने वाले हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, जो कि विकल्प में नहीं है। तो उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी विकल्प अंग सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आदिकाल को वीर गाथाकार किसने कहा है।
को वीरगाथाकार किसने कहा है, आपको बताने हैं। तो वीरगाथाकार कहने वाले रामचंद्र शुक्ल जी हैं, जो कि विकल्प में नहीं है। तो इसका भी सही आंसर विकल्प अंग हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 5 विकल्प जो बीपीएससी पूछता है बहुत ही महत्वपूर्ण उलझाने वाला विकल्प होता है, तो आप लोग समझ बूझ कर आंसर कीजिएगा। आदिकार को बीजवपनकार किसका दिया हुआ नाम है? आदिकार को बीजवपनकार जो है किसका दिया हुआ नाम है? तो ये जो नाम दिया गया है महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा दिया गया है, विकल्प ग सही हो जाएगा। आदिकार को मिश्र बंधुओं ने क्या नाम दिया है? आदिकार को मिश्र बंधुओं ने क्या नाम दिया है? तो प्रारंभिक काल नाम दिया है, विकल्प क सही हो जाएगा। कहीं आरंभिक काल भी रहता है तो इस दुविधा में नहीं रहना है, आरंभिक प्रारंभिक ज़्यादा प्रारंभिक ही रहता है, ये सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आदिकार को किसने चारणकार कहा है? आदिकार को किसने चारणकार कहा है, आपको बताना है। तो जॉर्ज गिरियर्सन जो है चारणकार कहते हैं, ये बीपीएससी 2.0 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आदिकार को सिद्ध सामंतकार किसने कहा है? आदिकार को सिद्ध सामंतकार किसने कहा है, आपको बताना है। तो ये कहने वाले राहुल सांकृत्यायन है, विकल्प ग सही हो जाएगा। तो ये 5 विकल्प में जैसे पूछता है उसी तरह से आप लोगों को जो है तैयारी करवाया जा रहा है। तो आप लोग मेरे चैनल पे बंद करके अपनी तैयारी को गति देते रहें। हम लोग जो है बुद्धिमत्ता से एग्जाम को करेक्ट करेंगे, विद्वान बनने की आवश्यकता नहीं है। भक्तिकार को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसने कहा है? किसने कहा है हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भक्तिकार को? तो ये जो कहने वाले हैं जॉर्ज गिरियर्सन जी हैं, विकल्प क जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने भक्तिकार को एक अन्य नाम क्या दिया है? भक्तिकार को एक अन्य नाम क्या दिया है, आपको बताना है। तो पूर्व मध्यकार कहते हैं, विकल्प ख सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। रीतिकार को एक अन्य नाम क्या दिए हैं रामचंद्र शुक्ल? तो उत्तर मध्यकार दिए हैं। तो इस प्रकार से भी प्रश्न पूछ सकता है कि उत्तर मध्यकार को रामचंद्र शुक्ल ने क्या नाम दिया है? तो रीतिकार दिया है। तो ये उलट पुलट आपको शब्दों में प्रश्न फंसा सकता है, तो आपको शब्दों पे पकड़ बनाना होगा, क्योंकि प्रश्न जो है शब्दों का खेल रहता है। तो आप अच्छे से तैयारी करके जाइएगा, तो शब्द में घुमाएगा भी तो नहीं फंसिएगा, और अच्छे से एग्जाम करेक्ट करके आइएगा, क्योंकि इसमें 1-1 नंबर का महत्व है। मेरिट जब बनता है तो 1 नंबर से जिसका नहीं होता है उसका क्या होता है अफसोस, वो हम जान सकते हैं। रीतिकार को अलंकृतकार किसने कहा है? रीतिकार को अलंकृतकार किसने कहा है? तो मिश्र बंधु ने कहा है, विकल्प क जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। रीतिकार को श्रृंगारकार किसने नाम दिया है? रीतिकार को श्रृंगारकार नाम किसने दिया है, आपको बताना है। तो ये रीतिकार को जो श्रृंगारकार नाम दिया हुआ है, वो जो दिया गया नाम है वो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के द्वारा दिया गया है, यानी विकल्प ख सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। रमाशंकर शुक्ल रसाल ने रीतिकार को क्या नाम दिया है? रमाशंकर शुक्ल रसाल ने रीतिकार को क्या नाम दिया है? तो ये जो कहते हैं वो कराकार कहते हैं, विकल्प ख सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। रीतिकार को अंधकारकार किसने कहा है? रीतिकार को अंधकारकार किसने कहा है? तो त्रिलोचन ने कहा है, ये सही विकल्प हो जाएगा, विकल्प ख। आगे बढ़ते हैं। आधुनिक काल को रामचंद्र शुक्ल ने क्या नाम दिया है? आधुनिक काल को रामचंद्र शुक्ल ने क्या नाम दिया है? तो आधुनिक काल को रामचंद्र शुक्ल ने गद्यकार कहा है, विकल्प ख सही हो जाएगा। आज का अंतिम प्रश्न है। आधुनिक काल को वर्तमान काल किसने कहा है? आधुनिक काल को वर्तमान काल किसने कहा है, आपको बताना है। तो ये जो कहने वाले हैं मिश्र बंधु हैं, विकल्प ख सही हो जाएगा। तो ये जो आपके समक्ष जो था, मैंने हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण से संबंधित जो टॉपिक था, आज ये लेक्चर 1 जो है आपके पास प्रस्तुत किया। तो आप लोगों को 25 MCQ में कितना सही हुआ है हमें कमेंट कीजिए। और अगर आप BPSC 4.0 हिंदी का नोट्स और प्रैक्टिस सेट पाना चाहते हैं तो मेरे नंबर 72 61 81 53 07 पे जो है 249 रुपया पेमेंट करके इसी नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर दीजिए। इसका स्क्रीनशॉट जो पेमेंट कीजिएगा गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम किसी भी माध्यम से पेमेंट कीजिए और जो है स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, तो इधर से नोट्स उपलब्ध करवा देंगे। अगर आप स्टेट जो आने वाली है उसका अगर तैयारी करते हैं कर रहे हैं और नोट्स प्रैक्टिस सेट चाहिए तो इसी नंबर पे जो है 199 रुपया पेमेंट करके आप स्क्रीनशॉट भेज दीजिए तो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और प्रत्येक दिन जो है
एक दिन छोड़ करके एक दिन जो है, यानी कि एक दिन बाद एक दिन 9 बजे जो है क्लास चलता रहेगा। तो आप लोग मेरे जो है क्लास को देखिए और तैयारी को गति प्रदान कीजिए। रात 9 बजे जो है लाइव क्लास चलेगा, तो आप लोग मेरे क्लास से जुड़ करके अपने तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो में।